ਥੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਅਮਨ ਲਤੀਫ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੂਣੀ ਈਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੂਣ ਮਿੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਫੀਆ ਸਿੱਦੀਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਅब्बास ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਹੀ ਆਮਲ ਸਾਫੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸਪਾਟ ਤੇ ਜੰਗ ਚ ਜਲਸਿਆਂ ਚ ਜਲੂਸਾਂ ਚ ਤੇ ਉਹ ਡੈਸਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਖਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी दसो, हाँ जी किस तरह की गुजरती ਤੁਹਾਡੀ ईद ਹੁਣ ਦੀ ईद ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ईद ਤੇ ਕੀ सोफिया दसो जरा। मेरी तो ईदें बहुत, जब से मैं जर्नलिज्म में आई हूँ मेरी ईद नॉर्मली ऑफिस में गुजरी होगी। ऐसा कम ही हुआ है कि मैं ऑफिस ना गई हूँ और ईद वाले दिन मैं काम ना कर रही हूँ। तो क्योंकि आधा दिन तो ऑफिस में गुजरता था, उसके बाद वो दिन जब मैं एज अ रिपोर्टर काम कर रही हूँ और मैं किसी दिन ऑफिस में कह दूं कि भाई ओके ठीक है मैं घर से काम कर लूंगी, आज मैं रिपोर्टिंग कर लूंगी, तो फिर आप यूं मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, इधर कुर्बानी का जानवर ज़बह हो रहा होता है और साथ आप मैसेजेस जो है या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारी ईदें गुजरती हैं। कलेजी भी इसी तरह खाई जाती है कि कलेजी यहाँ पड़ी होती है, मोबाइल हाथ में होता है और आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और कलेजा एग्जैक्टली और कलेजा जो है वो दूसरे कोने में पड़ा होता है घर के। ऐसे गुजरती हैं हमारी ईदें। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਨਾਸਰ ਅब्बास साहब जरा दसना। अच्छा अहमद लतीफ साहब, इस विच मैं कुछ तजर्बात तुहाडे नाल शेयर करसां कि साडी ईद ते जिहड़ी है ना असीं ईद नमाज भी बाज़ औकात कर नहीं पढ़ सकदे ते ओह भी असीं ना ड्यूटी च पढ़नी होंदी है। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। और ओहदा ही हुंदा कि मैं दरमियान च ऐवान सदर दी कवरेज कर रिहा सी ते उस दौरान सानू अक्सर ऐवान सदर वाले बुला लेंदे हन जी तुसीं आना है ते असीं जनाब हुण सदर साहब उत्थे नमाज पढ़दे सी ते उहनां नाल नमाज पढ़दे सी। अगर सदर साहब फैसल मस्जिद नमाज पढ़न जाना सी ते फिर उत्थे जांदे सी। ते एक दफा ते ऐसा ही होया कि जदों मैं घरों निकलिया ते शदीद बारिश, तूफानी बारिश, कुछ भी नजर नहीं आ रहा सर। I8 पहुंचिया ते उत्थे गड्डी बंद हो गई सर। ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਏ। उत्थे जनाब हुण सदर साहब दी नमाज दा टाइम ही हो रिहा सी। बहरहाल 10-20 मिनट उत्थे खड़ी करके ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ जी ਸਦਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼। सदर दी नमाज ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹਰ ਲਮੇ ਔਰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਦਰ ਨੇ ਫੁਲਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ गई, इस तरह पैगाम भी ते टेल भी खबरां भी टेल करो, पैगाम भी टेल करो। फिर इसी तरह ना थोड़ा एक और मैं अपने ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੀ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ईद कहाँ गुजारेंगे, ये भी होता है कहाँ गुजारेंगे, कहाँ जा रहे हैं। हाँ जी, बीपर रात ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ बीपर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। नहीं ईद वाला दिन है, मौसम कैसा है। हद हो गई। अच्छा एक और गल करनी सोफे, मैं दसना है कि ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਹਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਧਰ ਰੂਸ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਮਹਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਲਮਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਾ ਯੂਸਫੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ सोफिया सना यूसुफ के कत्ल पे? शदीद तकलीफ दे खबर थी ये जब मेरी नजर से गुजरी और मैंने इसे थोड़ा सा देखा। फिर एक वो जनरल एक कॉन्सेप्ट है ना कि सना यूसुफ जो है वो टिक टॉकर है, तो टिक टॉकर वल्गैरिटीज पे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो मैंने उसको स्क्रॉल डाउन किया, सर्च किया, टिकटॉक देखा, इंस्टाग्राम देखा, दूसरे अकाउंट्स देखे और मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार ये तो जुल्म है, ये जब्र की वो आखिरी हद है जिस पे हमारी सोसाइटी ने अपने आप को बंद कर लिया और वो ये भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई आप किसी को सिर्फ इस बात पे इनकार करने पे नहीं मार सकते। अच्छा नहीं तो नहीं वो होता है आपसे यार। बात नहीं कर सकते। सो नहीं का मतलब नहीं होता है। और मसला ये है कि हमारे यहाँ मर्दानगी मुतासर हो जाती है नहीं बोलने से कि इसने मुझे कैसे इनकार कर दिया। My जैसे good मैं मर्दानगी। उफ।
मैं जो ना किंग ऑफ द किंग हूँ, तो मुझे कोई ना नहीं कर सकता, तो ना सुनने की अच्छा, आदत ये अपनाएं। माइंडसेट कैसे तब्दील होगा? इसलिए कि आपकी स्टडी भी है और आप ज़ाहिर है पढ़ना पढ़ाना साथ है, और साथ एक जर्नलिस्ट है, और एक ऐसी जर्नलिस्ट जो दबंग है और जो लड़ पड़ती है और बात भी करती है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ख़वातीन को एक ऐसी सतह पे कि एक ग्रुप बन के, एक सोशल मीडिया की सतह पे आपको कोई जंग करना पड़ेगी, क्योंकि ये माइंडसेट तब्दील नहीं हो रहा कि मर्द समाज है और उसमें औरत को जिंदा रहने का हक ही नहीं है, कोई जगह महफूज नहीं है, कब्रिस्तान तक महफूज नहीं है। देखिए, जंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब मेरा भी कैमरे के सामने आके बैठना एक जंग है, जो मेरे घर से शुरू हुई है और मुआशरे में अभी तक वो चल रही है। अब मसला ये है कि मर्द को कैसे ये बताया जाए कि भाई वो भी इंसान है, उसको भी उतना ही जीने का हक है जितना कि आपको है। तो इसको समझाने का बेहतरीन तरीका ये है कि तालीम दी जाए। जी। आप समझ रहे हैं कि जिस लड़के ने इसका कत्ल किया, मैं तो उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझती कि he doesn't deserve to be talk in the public के उसके बारे में बात वो की इस जाए। काबिल ही नहीं है, इस गैर काबिल ही इंसान है नहीं वो, है। गैर इंसान के बारे में आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए। तो जो दरिंदगी हमारी सोसाइटी, माँ बाप, बहन भाई, स्कूल, मोहल्ला सब मिलके इम्पार्ट कर रहे हैं मर्दों में, लड़कों में, लड़कियों में भी बहुत हद तक, उसको कलेक्टिवली देखने की जरूरत है। असातिज़ा का बहुत अहम किरदार है, अच्छा, मीडिया वो का बहुत मासूम अहम बच्ची किरदार है, है। वो फूलों की तरह की बच्ची है, उसको मैंने पूरा ज़ाहिर है जब आप ये फूल नहीं छोड़ो, मार सकते। आप उसको देखें, पूरे कपड़े हैं उसके, साफ-सुथरी, कोई वल्गैरिटी नहीं, एक उसकी लुक तक जो है वो ऐसी नहीं है जिसमें कोई ऐसी हो कि जो इश्ताल अंगेज़ है। तो मैं हैरान हूँ, ये क्या है? देखिए, ये वो सोच है ना जो आपके दिमाग में यहाँ कार फरमा है कि आप नहीं सुन सकते। आपने सैकड़ों ऐसे वाकयात सुने होंगे जिसमें गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे तेजाब गर्दी के, कि किन लोगों के ऊपर तेजाब, ईद के मौके पे अनफॉर्चुनेटली हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन तेजाब गर्दी जैसे वाकयात क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि एक बंदी ने इनकार किया और आप ये सह नहीं पाए। आप क्यों नहीं सह पा रहे? इसलिए क्योंकि आप इल माइंडेड है। आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे दूसरे का किया हुआ इनकार, इकरार किस तरह से एक्सेप्ट करना है। उसी इकरार को सुनने के बाद आप मिठाइयाँ बाँटना शुरू कर देते हैं। सो उसी तरह जैसे आप मिठाई बाँटते हैं, वैसे ही जब कोई इनकार करे तो अपने आप में बेहतरी लाने की कोशिश करें, समझने की अच्छा, कोशिश करें। लड़कियों को भी तो किसी ने इनकार किया होगा, लड़कियों को भी तो इनकार हो जाता है, तो क्या कभी लड़कियों को देखा है कि वो इनकार पे जाके बरहम हो और छुरा मार दें? जी, ये देखिए क्या है? मर्दानगी और इसमें ये है असल वायलेंस, बात। ठीक है? मर्दानगी इज़ अ इश्यू जो हर्ट हो रही है। हर्ट ये नहीं हुआ कि यार उसने क्यों कहा? अच्छा, वो मुझसे खूबसूरत है, उसको मेरी ही दोस्त होना चाहिए। ये क्या बात है ये भाई? कैसी साइंस है? तू अब्बा लगना भाई। ये अच्छा, वो क्यों आपकी दोस्त बन जाए? वो नहीं बन सकती, वो माइनर है। आप ऑन द अदर साइड आप ये इस केस की थोड़ी-सी केस स्टडीज़ के ऊपर अगर हम जाएँ, वो माइनर है, 18 साल की नहीं हुई है। वो अपने फैसले नहीं कर सकती, वो आज़ाद नहीं है और उसे करने भी नहीं चाहिए। माशरे में माँ-बाप, बहन-भाई हर एक को, उस्ताद हर एक को समझाने की ज़रूरत है कि आप अपनी लड़कियों को प्रोटेक्शन सिखाएँ। और सना यूसुफ एक आवाज़ है जो कभी भी खत्म नहीं होगी। उसने कहा मैं हँसना चाहती हूँ, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, मैं प्रमोट करना चाहती हूँ। एग्ज़ैक्टली, मैं अमन सिखा रही हूँ, मैं लोगों को मोहब्बत सिखा रही हूँ। आपसे मोहब्बतें नहीं बर्दाश्त होती। मोहब्बत भाई एक तरह की नहीं होती जो आप अपने दिमागों में लेके मोहब्बत से बैठे क्या हैं। मुराद है? वो क्या समझते हैं? वो रिलेशन में? नो, रिलेशनशिप एग्ज़ैक्टली। नहीं। वो कहती है मैं रिलेशनशिप में नहीं, हम जो इस सारी सूरत-ए-हाल में हम वक़्त एक तरह की जंग में मौजूद हैं। आप और समझिए, एक परिंदे को उड़ने से रोक दें आप, नहीं कर सकते आप ऐसा। अभी तो उसने प्रवास शुरू की थी, वो बहुत सारे लोगों की अभी आवाज़ वो बनने फूल वाली थी। खिला तक वो नहीं था। अमन की आवाज़ बनने वाली थी। आपने अमन की, पीस की, खूबसूरती की एक आवाज़ को मासूमियत। कुचल दिया आपने। मतलब मासूमियत मारा को भी कुचला। नहीं है, मैं ये कहूँगी कि ज़ुल्म। कुचला है आपने, ज़ुल्म किया है। और अच्छा, आप क्या कहते हैं नासिर इस सारी सूरत-ए-हाल पे? इसमें सर देखें बहुत बड़ा जुल्म तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं तो इसे कहता हूँ कि एक फूल और पिस्तौल की दो गोलियां। ठीक है कि एक तरफ वो फूल बची थी, मैंने भी सोफिया की तरह उसकी वीडियोस देखी जब ये वाकया हुआ उसके बाद, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी वाहियात कर दी हो। उसकी हर बात में खुशी थी जी, खुशी और मासूमियत थी, ऐसे कि परिंदों की तरह, तितलियों की तरह, और बातें भी उसकी तितलियों की ही थी, फूलों की बात थी। तो देखें ये माइंडसेट की ही इन्होंने बात की, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें मैं कुछ और भी ऐड करूंगा। देखिए हमारा पूरा मुआशरा जो है ना, इस वक्त
इसी ज़हनी जो कमी है उसका शिकार है और कोफ़त है, बहुत सारे उसकी वजूहात हैं। और उसके वालिदैन जो हैं, उनका भी इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है कि वो अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको एतमाद दें और उनको सिखाएँ कि उन्होंने अपना देखिए नासिर, हुँ, वो अपने एतमाद में पूरी बच्ची है माशाल्लाह से, ठीक है? आप उसके घर में आके मार कोई रहे हैं, आप मरीजाना रवश ज़ुल्म भी नहीं तो मुझे देखिए। दिखाई हाँ, दी, कोई आप हिचकिचाहट नहीं दिखाई आप दी। देख रहे हैं बिल्कुल, ज़ुल्म ज़ुल्म ये है कि घर में आके हाँ, मार दिया है आपने। मैं उसी आप किस हाँ, चीज़ को प्रोटेक्ट हाँ, समझेंगे? कहाँ पे आप अपने आप को जी, ये समझेंगे कि मैं प्रोटेक्ट हूँ? चलें मैं यहाँ से स्टूडियो से निकल के घर चली जाती हूँ, मैं ये सपोज़ करूँ कि ये तो वर्किंग प्लेस थी, मेरा घर मेरे लिए प्रोटेक्ट है। हाँ, नहीं, मैं अपने घर में भी नहीं बाहिफ़ाज़त नहीं हूँ, जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना? देखें, उसके घर तक जो बात हो रही है, ये सारी चीज़ें किसी तरीके से वो बंदा यहाँ पहुँचा है ना। बहुत सारी बातें हैं जिनके पीछे हम जाएँ ना, तो बहुत सारी उसमें वो चीज़ें निकलती हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे कि सिचुएशन उसके घर में आया, उसने मारा, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें जो उनका तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था वालिदैन की, ख़ास तौर पे आपको मैं एक वाक़या बता देता हूँ छोटा-सा कि एक बच्ची का जो है ना, वो 10-12 साल की थी। उनको एक लड़का मोहल्ले का आके उनके वालिद के सामने इल्ज़ाम लगाया कि इसने फलाँ के थ्रू मुझे फ़ोन कराया है, तो मुझे मिलना चाहती है। ठीक है? आगे से उसके बच्ची के वालिद को पता था कि ये तो उधर जाती नहीं, ना उस एरिया में उसका आना कोई चीज़ है, ना उसका ताल्लुक है। मुकम्मल गलत इन्फॉर्मेशन जब दी तो उसके वालिद ने उसके वालिदैन को बुलाया, भई ये तुम क्या कर रहे हो? देखें, ऐसे तरह जब सोशल मीडिया लिंक है, आप भी करती हैं, वहाँ जो लिंकेज पैदा होती है ना, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें फेक और उसके अंदर वो देखना चाहिए, उसका जो ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल है, उस पे तवज्जो देनी चाहिए वालिदैन को भी कि देखें आपका किससे लिंक बनता है। मैं इसकी नहीं जस्टिफाई कर रहा, मैं एक उस पे बात कर रहा हूँ कि देखें ध्यान तो रखना चाहिए। ध्यान ध्यान आप और इसका तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत हम अपने बच्चों का कर सकते हैं कि जब हमें खुद पता होगा कि हमारे बच्चे कहाँ क्या करते फिर रहे हैं, ठीक देखिए है? और इस केस पे तो हाँ, हमें मुझे लगता है इस तरह की किसी भी डिबेट के ऊपर नहीं जाना हाँ, चाहिए। इसलिए क्योंकि मैंने जहाँ तक इस जी। बच्ची को घूमते हुए देखा है इस्लामाबाद में, ये किसी पॉलर में भी जाती थी हुँ, ना, पार्क में भी जाती है तो उसकी वालिदा इसके साथ जाती हैं। इससे ज़्यादा माँ-बाप अपने बच्चे यस, को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकते बिल्कुल हैं सही बात कि है। वो उसके सोशल मीडिया भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्हें पता है कि और उनके बच्चे सोशल किस मीडिया किस्म में का कुछ कंटेंट जी, बना कुछ रहे है हैं। ही नहीं ना उसका आप देखें बिल्कुल, ना उसका बिल्कुल साफ है सर, खुशबू की आवाज़ जी, आती है बिल्कुल। उसमें। मैं तो सुन के वो मतलब है उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या है? तो वो एक तिरंगे की तरफ कह रही है कि देखें यार ये कैसे चहचहा रहा है और उसमें उसके कह के शामिल हो रहे हैं मतलब और ये जितना आप कंटेंट देखें तो आपको ऐसा नज़र नहीं आता बहुत सारे आपके जो नहीं, नहीं, वो किसी किस्म का भी हाँ, ऐसी सूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसको और रंग में लेके जाना चाहता हूँ कि उससे कुछ दिन पहले मुक़द्दस का जो केस है, वो भी फैसला हुआ, फिर सज़ाए मौत भी हुई और वो सारा। लेकिन उस सारी सूरत-ए-हाल में हमने देखा कि एक बिगड़ा हुआ रईस है, जिसने अपने बीमार ज़हन को ज़हन को और वालिदैन जो है उसकी बीमारी को छुपा रहे हैं और ये हमारे यहाँ जो है ये बीमार लोगों को बीमारियाँ उनकी छुपाना जो है, ये एक बड़ा जुर्म बन जाता है। क्या हम इस सतह तक चले जाएँगे कि हम इस तरह की बीमारियाँ जो हैं, जो बज़ाहिर आदमी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल मरा हुआ और खोखला, गलीज़ होगा। गलीज़ और बदबूदार होता है। इन बदबूदार लोगों को तब्दील करना या उनका जो चेक करना है, उसके लिए क्या कोई कानून साज़ी, कोई ऐसी सूरत बना सकते अच्छा, हैं? इसमें ना मैं एक पॉइंट ऐड कर देती हूँ, फिर नासिर यकीनन इस पे जवाब हुँ, देंगे। इसका बेहतरीन तरीका ये आइडेंटिफिकेशन घर से जी, होती है। घर में माँ-बाप को इस बारे में बिल्कुल पता होता है कि उनका बच्चा, उनकी बच्ची बीमार है। किस ज़हनियत जी। का शिकार है, वो किस तरह से छुपाना माहौल में जुर्म है, यस, छुपाना नहीं चाहिए। आप उसको छुपा रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं, ये दोनों सूरतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब इसके मुक़द्दस बाद के केस में यही हुआ। बिल्कुल बच ऐसे ब ही, बच्चा है वो खेल के ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। खेल के क्या मतलब मुक़द्दस के साथ खेल रहा है वो और वो हाँ, ठीक हो जाएगा। और आप लड़कियों के साथ खेलने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? वो खिलौना नहीं वो है कि समझे आप खेल उससे रहा है वो। खेलें। हुँ, द हुँ, यूज़ हुँ, टॉयज़ हुँ, टू प्ले, हुँ, हुँ, नॉट द गर्ल्स हुँ। और द बॉयज़ और द फीलिंग्स। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुआशरे में मज़ाक उड़ाया जा रहा है उस एहसास का जो बहुत मुक़द्दस है, बहुत कीमती है। तो अपनी कीमती चीज़ों की हमने जिस तरह हिफ़ाज़त करनी होती है, इसी तरह हमें उस एहसास की हिफ़ाज़त करनी है जो माँ-बाप ने शुरू करनी है, जो बहन-भाइयों ने शुरू करनी है। आपके घर में अगर एक इल माइंडेड बच्ची पल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप डिस्कस करें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, साइकियाट्रिस्ट से मीटिंग करें। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हुए ये बीमारी नहीं समझते हैं समझते हम, नहीं, ज़हनी नहीं। बीमारी को बीमारी नहीं समझते। मसला इससे भी बड़ा मसला हुँ, ये है कि हम ये कहते हैं कि अगर हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे, लोग हमें पागल कहेंगे। भाई नहीं आपको पागल कह रहे हैं, आपका इलाज मुमकिन है,
प्लीज जाएं और इलाज करवाएं, लोगों को मारें ना, खुदा आप के लिए। खुदा के लिए। अच्छा, ये अच्छा, आप क्या request है। कहते हैं इस केस में होगा क्या? अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करूं, आपने कानून साजी की बात की, तो हमने ज़ैनब के वाक़े के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल बनाया था बच्चों के हवाले से, खास तौर पे हेल्पलाइन बनी जी। हुई है, सब कुछ है। हम्म। लेकिन बुनियादी मसला वही आता है जो अभी सोफिया ने कहा कि आपका जो साइकोलॉजी है ना, मेंटल साइकोलॉजी, जी। वो मेन इशू है, और उसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है। आपका डिस्कस नहीं होता। इंसान का मसला हाँ, है। इंसान का मसला है। फिर वही बात है कि हमारी जो मुआशरती तौर पे हम नीचे होते जा रहे हैं ना, जी। वो हमें मसाइल पैदा कर रहे हैं। कल का आप वाकया देखें, पंजाब में हुआ है, एक खातून जा रही थी अपनी मियाँ के साथ, उसके साथ जो उन्होंने जुल्म डकैती हुआ। करती ज्यादती की है। मतलब ये किसी एक जगह नहीं, आप घर में या बैर गैर महफूज हैं, और उसकी वजह भी यही है कि हम लोगों के अंदर आगाही नहीं है। ये हमारे देखें, कराची अच्छा, देखें, तशद्दुद इस्लामाबाद हम करते देखें, हैं, लाहौर बर्दाश्त देखें। नहीं करते हैं, जी। गाड़ी रुक गई है, गाड़ी क्रॉस हो गई है, थप्पड़ मारने शुरू जी। कर दिए, खुदा के लिए। एग्जैक्टली, मतलब आपकी बीमार गाड़ी लोग कोई हैं नहीं भाई। क्रॉस कर सकता। लतीफ साहब, आपको एक वाकया सुनाती हूँ। वी वर कवरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ DGISPR। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके 2021 की बात है। हम जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके निकले, मेरी गाड़ी में मेरे साथ 2 और इस्लामाबाद की नामवर खवातीन जर्नलिस्ट थी। मेरे पास छोटी सी एक गाड़ी है जी। हमसे गलती ये हुई कि हमसे एक बड़ी गाड़ी क्रॉस हो गई, हाय हाय, प्राडो थी। बड़ा जुल्म तो कर दिया आपने। हमने इतना बड़ा जुल्म किया। हमें जल्दी इस बात की थी कि हम ऑफिस पहुंचे, जाहिर है खबर फैली फाइल है। करें, हमें खबर देने की जल्दी थी। उन साहब को इस बात की जल्दी थी कि छोटी गाड़ी उनकी गाड़ी कैसे क्रॉस कर सकती है। हाय, अना कुचली गई अना उनकी। कुचली गई, कुछ मिनट तक रेस लगते रही, और देन माय फ्रेंड से इसके सोफिया, इसको हम इग्नोर करने के अलावा कुछ और हाँ, नहीं कर बस। सकते कि ये किसी और को कुचल हाँ, के बीमार चला आदमी जाएगा। है। सो ज़हनी तौर पे बीमार है। इसी तरह हमारी मैं जब एज अ वुमेन अक्सर ड्राइव करती हूँ तो मैं देखती हूँ, आप अगर इंडिकेटर लगा लेना है तो अगले बंदे को ये लगता है कि भाई ये मेरे से आगे चलेगी ना तो मुआशरा तबाह हो ओए जाएगा, होए होए होए, जुल्म हो जाएगा। जुल्म हो ओए, जाएगा। लड़की तेरे पीछे छड़ गई है। लड़की ने तुम्हारी गाड़ी क्रॉस कर ली, ओहो। प्रॉब्लम। तो इस तरह के बहुत से ज़हनी मसाइल हैं जो हमें डिस्कस करने की, बोलने की, और भाई अपने तक ना रखें। हर लड़की यही फेस कर रही है, बहुत सारे लड़के भी फेस कर रहे होंगे, कुछ खवातीन भी इसका लिवरेज लेती हैं। चौक पे खड़े होकर छोटी सी चीज को जिसको इग्नोर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर गालियां देना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली बात बढ़ेगी। तो समझें, अपने आप को स्टेबलाइज करें। गलती हर कोई कर सकता है, माफ करें, दरगुजर करेंगे तो मुआशरा बेहतर होना शुरू होगा। और इस जैसे केस की तो मैं पहले कह चुकी हूँ, कोई जगह नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और लोगों को बर्दाश्त करने भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक और तरफ हम जाते हैं थोड़ा सा, ये आप जाहिर है कवरेज भी है और स्पॉट भी और महाज भी कवर करती हैं आप। ये जो अभी पाक इंडिया शुरू हुई, पहलगाम की पहेली है, वो थोड़ी सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलवामा ड्रामा जो है वो भी सब पर आश्कार हुआ। एक्सपोज है। हाँ, एक्सपोज और है। पहलगाम की पहेली भी खुल गई सबके सामने। लेकिन आप वहां पहुंची, उधर सोफिया कुरैशी, सोफिया सिद्दीकी, और ये क्या है जरा बताइए। मैं सोफिया सिद्दीकी हूँ और वो सोफिया कुरैशी थी जो कि आर्मी की कर्नल है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, बेसिक फर्क। इसके बाद वो भी इंसान है, वो भी अपनी जॉब कर रही थी। वहाँ गई वो ना वहाँ वो स्पॉट जॉब पे। करती हैं। आप और इधर स्पॉट पे गई, वो स्पॉट थोड़ा सा बता हाँ दीजिए ना। बिल्कुल, हम गए जी, कोटली देखने गए के पहलगाम में कुछ हुआ? हम पहलगाम तक तो हम नहीं जा सकते थे ऑब्वियसली, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर है, नहीं, इंडियन ऑक्युपाइड एरिया शोर है। शराबा तो आ ही जाता है ना, जो वो कह रहे हैं यहाँ से घूमते हुए पता नहीं वहां से वहां चले गए और जंगलों में होते देखिए, हुए। इतना कहाँ टाइम है जी, 10-12 घंटे का सफर है वो। और मोटरसाइकिल पे आए, जंगल से, इस्लामाबाद से निकले, मुजफ्फराबाद गए, मुजफ्फराबाद से कोटली गए, पता नहीं कहाँ चले गए। पहलगाम गए, जम्मू में श्रीनगर इंटर हुए। नॉट पॉसिबल। 10 मिनट के अंदर जिस वाकये की FIR दर्ज हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा ड्रामा है। और उस वाकये में आपने फौरन से नॉमिनेट भी कर दिया कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है, कर दिया। तो आप तय नहीं कर सकते, तहकीकात रिक्वायर्ड होती हैं। और फिर आपने तहकीकात तो की, आपने हमला भी कर दिया दूसरे मुल्क के ऊपर, आपने मासूम बच्चों को निशाना भी बना दिया, और आप इन सारी चीजों को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये समझते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इलाके के चौधरी हैं, आपका घमंड है। भाई कोई घमंड शमंड नहीं है। आपको नजर आ गया होगा, जैसे आपके राफेल, आपके जहाज, आपके मिसाइल, आपके ड्रोन्स यहाँ पे गिरते रहे, वैसे ही आप भी, आपका इसराइल, आपका अमेरिका, आपका अमेरिका, सारे ढेर लगे हुए थे। तो इसी तरह मुझे लगता है अच्छा, वो ड्रोन जो है ना, लोग सड़क पे रख के ना अपनी साइकिल के पीछे पतीसा खाने चले गए, पतीसे बेच रहे थे हमारे मुल्क में आपके इजरायली ड्रोन। एक और मसला है, ये जंग की जैसे कहते हैं फजा बनी हुई है,
यहाँ से फिर यूक्रेन चली गई, यूक्रेन से वहां चली गई, वहां भी जो ड्रोन हैं वो इसराइली आ गए। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे ये अमन से पहले की एक जंग है या बड़ी जंग है, क्या है ये? अच्छा, क्योंकि मैं वॉर्स को कवर करती हूँ और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, तो 2019 के बाद जो सिनेरियो पूरी दुनिया में डेवलप होना शुरू हुआ है वो एक जंग का सिनेरियो है। पिछली सदी ग्लोबलाइजेशन की थी जो 2021 के 35 मतलब 2021 का ये जो साल है, रवां साल, ये जब हम 2035-40 तक जाएंगे तो दुनिया डी ग्लोबलाइज हो जाएगी। और ये क्या डीग्लोबलाइजेशन नहीं, इट्स जस्ट एन असेसमेंट कि जो जंगों से पहले होता है। अब आप देख रहे हैं चाइना अपने आप को कन्फाइन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपने आप को अलग कर रहे हैं, यूक्रेन और अलग से एक यूएन बना रहा है अलग से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हो रही है डी ग्लोबलाइजेशन। जोग्राफिया तब्दील हो रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? जोग्राफिया तब्दील होने के लिए हमें एक और सदी रिक्वायर्ड है, उसके बाद जोग्राफिया आपको इस सदी के आखिर तक जोग्राफिया तब्दील होते हुए नजर आएंगे। प्रॉब्लम इज कि अभी जो डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है उससे मुल्क आपको छोटे छोटे रियासतों में अपनी अपनी पॉलिसीज के साथ, अच्छा वो गेम ऑफ ग्रेटर जो है वो नहीं है, वो खत्म हो गया, गेम ऑफ ग्रेटर खत्म। यस, अच्छा, टुकड़े टुकड़े। फिर हम जाएंगे तीसरी जंग कीमा बनेगा, फिर वो कोफ्ता बनेगा, फिर वो कीमा बनेगा। जी, बकरीद की मुनासबत से आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि अब हम वो जो हमने हिस्से बकरे किए हैं ना अपने, अलग-अलग होके हमने देख लिया। फिर पाई किधर जाएंगे वो तो अभी वक्त बताएगा सिरी पाई किधर जाएंगे। इसमें देखें ये दुनिया दे सिरी पाई किधर जाएंगे। असल तो जो असले की है ना टेस्टिंग, ये है वार बिजनेस की बात है, वार बिजनेस वो है बुनियादी चीज इसमें। और दिलचस्प बात मैं एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान ने 40 मिनट में 6 जो है तैयारे गिराए फ्रांस के राफेल। हमने 1 मिनट में 6 भी गिराए हुए हैं। जी, वो भी रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं थोड़ा सा इसको ना उसके साथ मिलाना चाह रहा हूँ यूक्रेन। अच्छा, गिराए और उसके बाद आपने चीन के जहाजों की मार्केट भी कर दी, मार्केटिंग करते हैं। अच्छा, सेम टाइम पे सर यूक्रेन ने वो किया है और यूक्रेन ने 1.5 साल लगाया प्लानिंग कर और उसने 40 तैयारे गिराए। जो वो कह रहे हैं कि हमने 40 तैयारे जो है वो तबाह, नुकसान तो बहुत किया और इसराइल के साथ मिलकर किया। अच्छा, इसमें देखें जो हमने जंग की है वो हमने अनदेखी जंग की है, ठीक। और वो जंग जो कर रहे हैं वो रिवायती जंग की है कि उन्हें 1.5 साल लगा है इस मंसूबे तक पहुंचने के लिए। वो 2 साल से बाकायदा जंग में नहीं, जंग तो चल रही है ना रशिया और यूक्रेन, लेकिन ये प्लानिंग जो वो की है इन तैयारों तक पहुंचने के लिए ना। और देखें उन्होंने अंदर जाके 4000 किलोमीटर अंदर गए हैं, वहां जाके और सुने अंदर से बंदे भी सहूलतकार भी मौजूद, अंदर से उन्होंने जाके निशाना बनाया। वो इंटेलिजेंस हम जो आज से 10-20 साल पहले सुनते थे या पढ़ते थे ना, तो वो कहते थे कि रशिया जो है ना इंटेलिजेंस वो इतनी ताकतवर है कि जी केजीबी के वो पत्ता भी गिरे तो उसे पता होता है कि यहाँ पत्ता गिरा है। अब इस हद तक वो नाकाम है कि उसको इतना उनकी 5 एयर बेसिस को तबाह कर दिए तो उनको पता नहीं। बड़ी तौहीन हुई वाकई, जिस तरह इंडिया की तौहीन हुई है कि वो धराम से गिर गया सारा, बहुत लाफेर लेकिन मैं आपको बताऊं, आप एक बदला देखिएगा जो आपको इस सारी सिचुएशन का ड्रॉप सीन आपको नजर आने वाला है बहुत जल्द। बेशक पेश गोई ना कर देना नो पेश गोई, आलमी जंग नहीं छिड़े देना। आलमी जंग में हम ऑलरेडी इंटर हो चुके हैं। अच्छा, आलमी जंग छिड़ी हुई है, ये छिड़ चुकी है। ये 2019 में जो कोविड वॉर थी वो एक वेपन था, उससे उन्होंने टेस्ट किया, जरासीमी वेपन, उससे उन्होंने चेक किया कि लोग कितने रिजिलियंट हैं, कौमें किस तरह ग्रो करेंगी। पाकिस्तान जैसे मुल्कों को वैसे ही नुकसान नहीं पहुंचता, ना इकोनॉमी अच्छी थी, गंदे हम ऑलरेडी इतने रहते हैं कि जरासीम वरासीम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं करते, लेकिन वो हमें बाकी दुनिया में नजर आया। जो मार्केट का बढ़ना उतरना, जो साफ सुथरे लोग हैं उनको पता चल गया, उन्हें पता चल गया कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। सो सिमिलरली वो एक इंट्रो था। अच्छा, जंग उसके बाद 2 जंगें शुरू हुई, फलस्तीन और गजा, और बिन बुलाई बारिशें भी एक जंग थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद में आपको वो जो यूएई में हुआ था रेन्सफॉल, उसको भी आप देखें, वो भी एक बारिश थी, भेजी हुई। अब कैसे बारिशें तब्दील हो रही हैं, कुछ जलजले आ रहे हैं जिसे कहते हैं, वो भी टेस्टिंग है, भेजे हुए जलजले हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। नॉट श्योर बट
बहुत लोगों ज्यादा ने कहा चांसेस है। उन्होंने कहा जरासीम बन सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मलेरिया जो है वो बनाया गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। वो जंगी हथियार था। उसके बाद कोरोना भी जंगी हथियार था। फिर ये आपकी जो बिन बुलाई बारिशें और ये अब जलजले, देखिए, ये हथियार मैं है। आपको कोरोना की एक मिसाल दूं और मीडिया के साथ लिंक करूं तो कोरोना की सारी वॉर किसके गिर्द घूम रही थी? चाइना 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 हाँ, चाइना। हाँ, वो कह रहे बट थे। हाँ, मेडिसिन कहाँ से प्रोड्यूस हुई? हम्म, यूरोप अमेरिका, यूरोप हाँ। अमेरिका, वैक्सीन भी यूके। एक धंधा है ना पूरे का सो पूरा। वेपनाइजेशन हम्म, एंड देन कंट्रोलिंग द थिंग। इन सारी चीजों को आप क्लब करें तो आप समराइज करते हैं कि यूके इस सारे इंसिडेंट के बाद क्या हुआ जी? चाइना ने और अमेरिका ने अमेरिका ने बेसिकली हुक्म सादर किया कि हम टैरिफ अच्छा लगाने किधरे जा रहे चीन ते हैं। अमेरिका रले थे नहीं दसो ना तुसी बड़े जर्नलिस्ट हो, देखें रल ते नहीं गए? देखें ये जंग है, जो आलमी जंग है ना, वो वही है कि पावर की जंग है, ठीक है। और आपको यही बात आगे मैं बताने लगा था कि देखें इस वक्त जो है ना, प्रॉक्सीज एक बड़ी पावर की खत्म हो गई हैं, ठीक। और वो यहाँ से लेके रूस से शुरू होती है फलस्तीन तक, और गजा पे दूसरी जो ताकत है वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए वहाँ अपने हथियार आजमा रही है, ठीक है। और अब अगली जंगें या ये चीजें जो है ना, ताकत वो मशरिक की तरफ आ रही है, और मशरिक को लीड कर रहा है चाइना। सेम टाइम पे चाइना एंड रशिया, जी। डोंट फॉरगेट द रशिया एंड ईरान एज वेल। अच्छा, हाँ, ईरान भी भाई। ईरान को क्यों हाँ, भूल रहे हैं आप अच्छा। लोग? ईरान ने 500 मिसाइल दागे हैं इसराइल पे, यू नो। अच्छा, कोई भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब है एक आलमी जंग छिड़ने जा रही है और वो छिड़ चुकी है और वो दरमियान में आ गई है। इस वक्त सूरत हाल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुंचने वाली है, असी उनकी करिए, तैयारी करें, सब्र करें, अपने बच्चों को ट्रेन करिए। बंकर मेरे ख्याल में हमारे लिए तो बहुत जरूरी है। आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, वहां पे मैंने देखा तो एटॉमिक वॉर से लड़ने के लिए उन्होंने बंकर तैयार किए हुए। पाकिस्तान और इंडिया का मसला ये है कि हम तो जंग के उस दहाने पे खड़े हुए हैं कि 10 दिनों में हमें नजर आ गया कि जंग स्टार्ट हो गई थी। स्टैंड ऑफ सही, तो हमें हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है। ईद के प्रोग्राम जो है ना, जंग की नजर ना हो जाए। बड़ी मेहरबानी जी, तुसा सानू बर्दाश्त किया। ईद हैगी है, नाल जंग हैगी है, और बकरे न, छुरियां न ते कलेजियां न ते हथियार हमारे पास है। हथियार सारा कुछ है। अपने यार अपने बेली अहमद ती सोफिया सिद्दीकी ते नासर अब्बास नूं दिओ इजाजतां। और हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। हाँ जी, पेश की ईद मुबारक।